जी लेक्चर 37 स्टार्ट करते हैं फेयर 1 का। असेसमेंट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। अच्छा जी, ये मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये इसी तरह से बनाया था या चेंज कर दिया था इसको? अच्छा, क्या चेंज किया था ज़रा? लैंड में हमने क्या किया था, ज़रा ये चेंज करके यहाँ पे लिख देना 0 और यहाँ पे 8000 कर दिया था, क्लोजिंग 8000 ही था। ठीक है जी, कल बता दिया यार, ये अब आज दोबारा क्या मसला है? कोई ओपनिंग में सरप्लस नहीं पड़ा था ना, मैंने ये कहा था कि अल्टरनेटिवली ऐसे हो सकता है, और फिर अगली क्लास में भी जाके जब यही बात की और दोनों बातें बताई तो मुझे यही लगा कि ये आसान है, तो जो आसान है और काम भी हो जाता है तो बंदा वही क्यों ना कर ले। ठीक है, ओके। अच्छा जी, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस तो हमने बना ली थी, ये सब नोट्स आपने देख लिए थे। लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय ऑन 30 जून 20 बाय समझदार कंसल्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। 0.5 सिर्फ इस लाइन के लिखने के थे मार्क्स। ठीक है, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एज ऑन 30 जून 20 वुड हैव बीन। अब इधर देखो, लैंड है और बिल्डिंग है भाई। लैंड तो अपनी जगह कायम दायम है, बिल्डिंग बिकी थी, ऐसे ही है? बिका था? कुछ भी नहीं बिका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना आसान। अगर कभी भी रिवैल्यूएशन ना होती, ठीक है, तो लैंड की कॉस्ट होती 1 लाख, नहीं, कॉस्ट 1 लाख ना होती। यहाँ पे गेम थी थोड़ी सी, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसने ना बड़ी ही फनकारी के साथ रिवैल्यूड अमाउंट्स दी हुई थी। अब जब कॉस्ट मॉडल पे हमने करना था, हैड देयर बीन, कौन सा नोट नंबर क्या बनाया था हमने? 13 था ना, तो ये 13.2 है। ठीक, हमने बना लिया था, कल बात होगी। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन लैंड एंड बिल्डिंग वुड हैव शोन। भाई कोने वालों, गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा, यहां से तो हो जाएगा ना, सोल्यूशन दिखा दूंगा। इससे आगे नहीं था, फिर इधर वाले ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है जी, 13 नोट मेन बना था, 13.1 की अंग्रेजी लिखनी थी, 13.2 में बनाने लगा हूँ आपके साथ। ठीक है जी, तो 13.2 हैड देयर बीन नो रेवोल्यूशन लैंड एंड बिल्डिंग वुड हैव शोन। लैंड को अलग रख लो, बिल्डिंग को अलग रख लो। कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। अब वो वर्किंग जो कल आपने लैंड की रिवैल्यूएशन के लिए की थी, अब वो वर्किंग मैं माजरत के साथ यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि कल हम टाइम इतना नहीं बचा था ये सवाल पूरा करते करते। ठीक है, ये लैंड की रिवैल्यूएशन की वर्किंग की थी हमने। ठीक है, ये लैंड 1 लाख पे पड़ा है, डेप्रिशिएट तो ये होता नहीं है। ठीक है, और 12,000 का इस पे लॉस आया था। मतलब इसको अगर रिवर्स वर्क करूं मैं, जो कि पर्चे में नहीं करेंगे, ज़बानी भी नज़र आ रहा है, अगर 12,000 का लॉस आने के बाद ये 1 लाख पे पड़ी हुई है बिल्डिंग, ये लैंड, तो इसका मतलब जब ये लॉस नहीं आया होगा तो ये 1,12,000 पे होगी। ऐसे ही है। चलो थोड़ी सी रिवर्स वर्किंग की कोशिश करते हैं। 30 जून 19 पे हमें कहा जा रहा है कि इसकी रीवैल्यूड अमाउंट, चलो बुक वैल्यू है जी, इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 100,000। ऐसा ही है, ठीक है। और पता नहीं कभी पहले रीवैल्यूएशन हुई थी, मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये रीवैल्यूड अमाउंट है। क्यों? क्योंकि एसेट ने तो कभी, ये लैंड ने तो कभी डेप्रिशिएट होना ही नहीं है। इसका मतलब कि रीवैल्यूड अमाउंट से पहले रीवैल्यूएशन पर जो लॉस आया था उससे पहले बुक वैल्यू जो कि कॉस्ट होनी थी वो कितनी है? तो भाई रिवर्स वर्किंग अगर करें तो रीवैल्यूएशन लॉस सवाल में बता रहा है कि कितना है? 12,000। तो जो चीज़ रिवर्स जाना है, जो चीज़ माइनस हो रही है उसे प्लस कर दें। बैलेंसिंग फिगर क्या निकलनी थी? ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया जाता बस।
ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं बिल्डिंग की तरफ। अब जो आपने सारी एक्सरसाइज की थी, ठीक है, जिस सारी एक्सरसाइज के बाद ये पता लगा था कि ये 16,000 पे पहुंचा है, हजार ट्रांसफ़र होकर, और 4 साल हमने रिमेनिंग लाइफ निकाल ली थी, याद है? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये इस वक्त जो 16,000 पड़ा है, अच्छा ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल चलो इसको ऐसे नहीं करते, ठीक है। मैं वैसे करने लगा था कि 16,000 जो है ये 4 साल कम हो चुका है, यानी हमने इसको डिवाइड किया ना 16 पे, ये 16 है तो इसका 20 कितना होगा, तो वो 20 पे पहुंच जाना था। बहरहाल छोड़ो इस बात को, हम ज़रा उसी तरह से कर लेते हैं आसानी जिस तरह से इधर है, ठीक है। 30 जून 2019 पर ये वर्किंग आपकी हुई पड़ी थी, तो यहीं से हेल्प ले लेनी थी, ठीक है। हमारे पास क्या आ रही है जी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 56,000 एसेट की और 16,000 सरप्लस की। 16,000 क्या है जी, सरप्लस। ये क्या है, बिल्डिंग, बोलो। और ये क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब 4 साल गुजर चुके हैं, कितने, तो टिल 30 जून 19 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी आई है, 14,000 सवाल में गिवन थी, ठीक है, ओके। 14,000 आई थी डेप्रीसिएशन, तो इसका मतलब कि फिर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी रही होगी, पता नहीं कब, हमें नहीं पता। 4 साल पहले वैसे पता लग गया आपको, लेकिन छोड़ो, जरूरत क्या है डेट उल्टी गिन के वहां पर लिखने की, ठीक है। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी होगी, वो लिखी हुई थी सवाल में, ठीक है। अब यहां पे हमें नहीं पता कि कितना ट्रांसफर हुआ और यहां पर कितना था, तो उसका पता हमें लग रहा है यहां पे 16,000 बटा 16 रिमेनिंग लाइफ की हमने ना, ठीक है। तो कितनी आ रही है ट्रांसफर की अमाउंट, 1,000, यानी ये अगर 16 पे पहुंचा है और रिमेनिंग लाइफ हमने निकाली 16 ना, ठीक है, तो कितनी लाइफ गुजर चुकी थी, 4, कैलकुलेट की थी कल, 4 साल गुजरे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल हजार ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे अक्यूमुलेटेड एप्शन, ऐसे ही अक्यूमुलेटेड अमाउंट की ट्रांसफर की निकाल लें, हमने कौन सा एंट्री करनी है, उसे फिगर शो करनी है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया 4,000, ये मैंने वैसे ज़बानी भी बता दिया था, ठीक है, यानी कि ये कितना था सरप्लस जब आया था, तो ठीक है, ये 4 साल, ये देखो, हाँ सॉरी भाई, माजरत, इस तरफ दोबारा आना पड़ गया, माजरत, गया तो उधर ही था, लेकिन नोट सब नोट वहीं बनाऊंगा, ठीक है, ओके। 20,000, ठीक है जी। ये देखें 70,000 था, 70,000 डिवाइडेड बाय 20 अगर ओरिजिनल करें तो, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 20, एक साल की आती है 3500 डेप्रिसिएशन, इंटू 4 किया था तो 14,000 आया। ऐसे ही 20,000 डिवाइडेड बाय 20 आता है 1,000, इंटू 4 करें तो 4,000 बनता है, ठीक है ना। मसला सिर्फ ये था कि हम इस तक पहुंचे हैं, क्या मतलब, इतना सरप्लस आया है, कितना सरप्लस आया जी, 20,000, कितना सरप्लस आया, 20,000। हमें तो चाहिए, रिवैल्यूड अमाउंट आती थी, इससे ऊपर क्या आता था, जगह कम होगी, जगह ज़रा कम होगी, माजरत थोड़ा सा ऊपर आ गए, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो बैलेंसिंग निकलता था, इधर बैलेंसिंग नहीं निकलना, हमने निकाल लिया ये 20,000, ठीक है। ये 20,000 का सरप्लस आया है, तो मुझे बताओ फिर एसेट की कॉस्ट कितनी रही होगी, बिल्डिंग है ये, बिल्डिंग, अब यहाँ बिल्डिंग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्डिंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस। आपको समझाने के लिए सारी वर्किंग की है, ज़बानी भी काम चल सकता था, सब नोट में ज़बानी करना था काम, बस फिगर लिखनी थी। बहरहाल ये आपको समझाने के लिए मैं लेकर चला। अब बैलेंसिंग कॉस्ट निकालें, कितना, 50,000 था, और इधर देखें बैलेंसिंग सरप्लस निकालें, वो तो जीरो ही निकलता, जीरो था तो 20,000 आकर ये बनाना, ठीक है। तो 70 में से प्लस होने वाली चीज़ माइनस की, 70 में से माइनस 20,000 तो 50, 20 में से माइनस 20 तो जीरो, यानी कहानी कुछ इस तरह से थी। मुझे नहीं पता, पता तो है लेकिन बार मुझे नहीं पता, ठीक है। कॉस्ट का तो बिल्कुल ही ना पता। बेसिकली ये भी शायद, अब आप कहते हो जी ये कॉस्ट कैसे, ये बुक वैल्यू हो सकती है, अब होगी बुक वैल्यू, ठीक है। अब मसला ये है कि इससे पीछे तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ज़रा देखते हैं अब सवाल ने क्या किया। सवाल कहता है जी 70 में से 20 माइनस कर दो, बिल्डिंग की कॉस्ट होनी थी 50। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं यहीं तक ही जा सकता हूँ, आपको नहीं, यहाँ पे तो बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करते थे ना, तो ज़रा बताएं फिर कितना डेफिसिट होकर यहाँ तक आया था। भाई इससे आगे तो शायद हम जा ही नहीं सक रहे, ठीक है। तो पता नहीं आप उसी दिन, जिस दिन उन्होंने खरीदा उसी दिन रीवैल्यू कर रहे हैं, क्या चक्कर है, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। अब ये इन्फॉर्मेशन इससे ज़्यादा थी नहीं, इससे वापस तो हम जा ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो बहरहाल 50,000 पे हम कैसे पहुँचे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब 50,000 पे यहाँ तक पहुँचे थे, अब 50,000 अगर होता, ठीक है, और लाइफ क्या बताई गई थी, ओरिजिनल लाइफ 20 साल, तो 50 बटा 20, 50 बटा 20, 50,000 बटा 20, 50,000 बटा 20, 2500, ठीक है। अब कितने साल गुजर गए, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं,
30 जून 2020 पे, तो मल्टीप्लाई करो 5 से जरा, बस इससे ज़्यादा जा नहीं सकते थे हम, ठीक है ना। तो सब नोट के अंदर 50,000 और 12,500, 12,500 कैसे निकला है जी, 50,000 डिवाइडेड बाय कितना था 20 इंटू, ये 5 इसलिए किया क्योंकि हम 30 जून 2020 पे खड़े हैं, ये वर्किंग 30 जून 19 पे खड़ी हुई थी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ तक हमने 4 साल रिमेनिंग लाइफ निकाली थी, तो 4 साल गुजर चुके हैं, हमने ये निकाला था 30 जून 19 तक कितने साल गुजर, 4, 30 जून 20 तक कितने गुजर चुके होंगे 5, तो इसलिए ये 5 से मल्टीप्लाई करके 12,500 लिखा है, ठीक है। 4 साल तो निकाले रिवैल्यूड अमाउंट से, रिवैल्यूड मैंने यहाँ पे ये बात कर दी आपको अर्ज के, ठीक है, आप इसके ऊपर वो 5 साल 4 साल पुरानी डेट लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे आप कहेंगे कि जी इसी दिन रिवैल्यू कर रहे हैं, अब यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी ना, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, खैर है, क्या हो जाएगा, कोई 0.5 के मार्क्स नहीं आएंगे, खैर है, ठीक है। ऊपर एक नंबर नहीं आएगा, 1.5 हो जाएंगे, 1.5 कट जाएंगे, बाकी 18 नंबर का सवाल भी तो था, 18 का ही था ना, 20 का था, चलो बाकी तो है ही, हो जाता है, ऐसी कोई एक आधी चीज़ आ जाती है सवाल पर्चे के अंदर जो नहीं काबू में आ रही होती, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो सकता है, इससे ऊपर की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, देख लें आप, 4 साल, इससे पीछे फिर 4 साल चले जाएं, नहीं ये 50 पे पहुंची, कहां से पहुंची, कितना कम हुई ये भी नहीं पता, 20 साल जिंदगी थी उसने कहा ओरिजिनली, यही कह रहा है, देख लो, यूजफुल लाइफ 20 साल, अब यूजफुल लाइफ 20 साल है, हम यहां पे खड़े होकर कह रहे हैं रिमेनिंग 16 है, यानी कि 4 साल गुजर गए, तो 4 साल पहले तो यही कहानी थी, अब 4 साल पहले ये सरप्लस आया था, अब आपको आपका कहना बनता है कि ये कॉस्ट नहीं है, ये बुक वैल्यू है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब इससे ऊपर की डिटेल अवेलेबल ही नहीं है, इससे ऊपर की कोई डेप्शन दी हुई होती उस वक्त की तो हम देखते हैं, अच्छा जी ये रेट लगकर तो लाइफ इतनी, तो वो बहुत ही और तरफ बात चली जाएगी, तो यही कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, समझो 1.5 नंबर नहीं आता था पर्चे में, इससे आगे जा नहीं सकते हम, ठीक है। ओके जी, हयात इंडस्ट्रीज की जान छोड़ दें अब। हाँ, एक छोटी सी बात और, कुरैशी को नहीं, कुरैशी को क्या पकड़ना, कुरैशी को पकड़ने की जरूरत है कोई, नहीं हुआ था यार, ऐसे तो ना कहो यार, ये ऐसे ना कहा करो, नहीं हुआ, ये चीज़ ना दिल तोड़ देती है उस्ताद, दिल टूटना उस्ताद का अच्छी बात है, देख लो जिसने उस्ताद को सताया उसने रिक्शा चलाया, यार यहाँ पे ना एक वो, हाँ पे 242 बुक्स को ओपन करें, डिस्क्लोजर्स रहते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स ऑफ I-23, इसके मार्क्स नहीं है, सोल्यूशन में भी नहीं है, क्योंकि समझाया नहीं था, पढ़ाया नहीं था, समझ लो अब। ओहो सॉरी, लैंड कितना निकला है जी हमारे पास, 1,12,000, और यही इसकी बुक वैल्यू होती, ये सब नोट्स बना रहे थे ना, बिल्डिंग 50,000, 12,000 माजरत के साथ, और मजीद मैं इस पर सोचूंगा, कोई लॉजिक शॉजिक बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये समझ आया जी, टाइम मिला तो ओके जी। 13.1 आपने अंग्रेजी लिखनी थी, 13.2 हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, 13.3 मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन, और ये नोट भी हमने बना लिया था, ठीक है, सही है, ये नोट बन चुका है, और मैंने कहा था अगर रिवैल्यूएशन हो सवाल में तो ये सब नोट्स 3 रिवैल्यूएशन के बनते हैं, उसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से और बना करेंगे, जैसे हमारे टेस्ट 1 के अंदर कैरेबियन वाला सवाल था, चेंज इन एस्टीमेट का नोट बना था इन 3 के बाद, फिर हमारा मशहूर ज़माना ऑर्चर्ड वाला सवाल था, उसमें रिवैल्यूएशन थी, तो पहले 3 नोट्स बन के उसके बाद नहीं CWIP, उसके बाद भी चेंज इन एस्टीमेट ही बना था, टेस्ट 2 था गालिबन या 3 था, जो भी था, ठीक है। ऑर्चर्ड वाला सवाल मुझे याद है, टेस्ट में आया था, और पूरा एक लेक्चर हमारा लग गया था उस पर, हैवी सवाल था, ठीक है, उसमें भी 3 रिवैल्यूएशन आ गई, तो 3 रिवैल्यूएशन के नोट थे, और फिर चेंज इन एस्टीमेट आ रहा था, तो चौथा सब नोट उसका बना था, सब नोट बनाना भी सिखाए थे, याद आ रहा है। फैम का सवाल हमने किया, फैम वाला सवाल, उसमें रिवैल्यूएशन थी, 3 सब नोट्स आए रिवैल्यूएशन के, और चौथा मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। आज हयात इंडस्ट्रीज वाले सवाल में रिवैल्यूएशन है, 3 तो रिवैल्यूएशन के नोट्स आ गए, सब नोट्स, ठीक है। अब चौथी बात देखो, ना तो कोई चेंज इन एस्टीमेट है इसमें, ना ही कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये प्लांट बन गया था, ठीक है ना। और डिटेल ऑफ डिस्पोजल का हम वैसे सब नोट बनाते नहीं है, मैंने आपको मना कर दिया है कि उसको आप ना बनाया करें, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है ना, FAR2 के सिलेबस में कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर है वो, ठीक है ना, IFRS का नहीं है, ठीक है। तो अब ले देकर एक ही नई चीज़ नज़र आ रही थी सवाल के अंदर, देखो 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 देखो,
उसके बाद में उसके डिस्क्लोजर पढ़ाया नहीं ना, फिलहाल एक एक करके जरा एक एक करके, ठीक है। रीवैल्यूएशन आ गई, इस रीवैल्यूएशन के 3 सब नोट्स आ गए, डन। उसके बाद व्हीकल डिस्पोजल था, डिटेल ऑफ डिस्पोजल हम बनाते ही नहीं है, FAR 1 में FAR 2 में बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोग, ठीक है। तो इसका और सब नोट नहीं बनना था, रह गया प्लांट। अगर ये प्लांट कंप्लीट ना हुआ होता, जो एडिशन हुआ है, ये अगर एडिशन ना हुआ था, कंप्लीट ना होता तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता। हम ओपनिंग एडिशन इन CWIP, ट्रांसफर और क्लोजिंग वाली मूवमेंट दिखा देते, चाहे ट्रांसफर ना भी होता, ओपनिंग एडिशन ट्रांसफर 0 करके क्लोजिंग CWIP दिखाते। पर चूंकि ये कंप्लीट हो गया तो ये तो एडिशन में चला गया, तो वो नोट भी, वो सब नोट भी नहीं बना। लेकिन बोरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व थी इस सवाल में, फॉर द फर्स्ट टाइम नोट के क्वेश्चन के अंदर बोरिंग कॉस्ट आया। अब बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड ने भी कुछ डिस्क्लोजर्स रिक्वायर किए हुए हैं। ओहो, ICAP ने अपने सोल्यूशन में ये नहीं दिए थे, लेकिन हम रख लेते हैं क्योंकि देने तो होते ही हैं डिस्क्लोजर। एन एंटिटी शेल, अच्छा इतने आसान है, सवाल के अंदर ये सारा डाटा पड़ा होता है। एन एंटिटी पेज 242 भाई इधर देखो, अगर एन एंटिटी बुक का शेल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कहां है मेरी वर्किंग? ये कॉस्ट ऑफ प्लांट में कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की हमने? 2840। वो कहता है ये लिख के बता दो, डिस्क्लोज करो, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2840। देख लेना 1000 में, मिलियन में, उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि यहां पे तो ऊपर 1000 नहीं लिखा होता, तो पूरा लफ्ज पूरे फिगर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये 7 मिलियन डालना पड़ेगा, ठीक है, या 1000 डालना पड़ेगा। बहरहाल ये अंग्रेजी में लिख के बताना है कितनी कैपिटलाइज हुई, ओके। उसके बाद द कैपिटलाइजेशन रेट यूज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। क्या रेट यूज किया था हमने? थोड़ी से नीचे आकर वर्किंग में देखो, 12%। क्या है जी? 12%, ठीक है। तो ये दो बातें लिख के बतानी है, लिख के बता देते हैं। 13.4 में हमने लिखा कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द ईयर, cost of borrowing cost capitalized in cost of plant in the year amounted to 1000 में कर रहे थे ये 2.84 मिलियन कर लो, चलो यार 2.84 मिलियन, 2840,000, और ठीक है 2.84 मिलियन। अगली बात, कैपिटलाइजेशन रेट was 12% पर एनम, ठीक है जी। ये जी IAS 23 का डिस्क्लोजर है। तो अगर कभी सवाल में, नोट के सवाल में बोरिंग कॉस्ट मिक्स कर दे तो कुछ भी नहीं करना आपने। बोरिंग कॉस्ट को ट्रीट करना आता है आपको? कल ट्रीट करना सीखा था, बोलो। वो ट्रीटमेंट में जो एडिशन आया है बोरिंग कॉस्ट का, वो बताओ कितना आया। क्योंकि देखो ना, आप अगर अपने नोट के कल वाले सोल्यूशन को ओपन करो, नोट की मेन बॉडी ओपन करो जरा सब बच्चे, तो आपको नोट की मेन बॉडी के अंदर प्लांट में एडिशन जो नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा है? 102,840, ठीक है ना। अब ये जो एडिशन आपको नजर आ रहा है प्लांट का, यूजर को तो सिर्फ यही नजर आएगा। देखो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर के पास जाते हैं, उनके अंदर वर्किंग्स नहीं होती हैं, इसीलिए तो अलग अलग देखो बाइफरकेट करके लिखते हैं, नोट और ये सब नोट, और बस वर्किंग्स जो होती हैं वो आपके अपने पास कंप्यूटर में आपकी एक्सेल की फाइल में बनी होती हैं। वर्किंग्स तो यूजर के पास नहीं जाती। अब यूजर के सामने तो ये वाली बात होनी ही नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट के भी डिस्क्लोजर पढ़ाऊंगा ना, तो फिर उसको भी देख लेंगे, ये डिस्क्लोज ऐसे जो हुआ, ठीक है ना। तो अब यूजर को इस बात का पता ही नहीं है कि ये 102 840 कैसे बने। ये प्लांट के अंदर हम उसे बताएंगे जी, प्लांट के अंदर हमने इस दफा 2840 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया बस, ठीक है। और रेट यूज किया हमने कैपिटलाइजेशन का 12%। क्लियर है ये बात? बस वो लिख कर दे दिया। कोई मसला मुश्किल? वेट कर रहा था सिर्फ इसका कि कोई सवाल आए जिसमें बोरिंग कॉस्ट हो तो हम डिस्क्लोजर्स पढ़ें, वरना वैसे पढ़ना जरा समझ में नहीं आती बात कि ये कहाँ पे लिखना है, क्या करना है। अब अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ऐसे जब गवर्नमेंट ग्रांट के डिस्क्लोजर्स पढ़ लेंगे तो इसी सवाल को या किसी और सवाल को खोल कर उसके डिस्क्लोजर्स भी दिखा दूंगा। क्लियर है ये बात? चलो अच्छा जी, ठीक है जी। गवर्नमेंट ग्रांट भी थी, मैंने माना, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट का डिस्क्लोजर फिलहाल आप रहने दें, ठीक है। लेकिन आप अपने सवाल के अंदर इस सब नोट को बना लें, ठीक है। यहाँ पर मेरे सोल्यूशन में भी नहीं है, तो टीए को भी कोई भाई बता दें कि सोल्यूशन में मुझे याद करवाना है कि ऐड कर देंगे हम, ठीक है। सही है, ओके जी। जी बेटा, आपने पढ़ा था कि भाई जनरल
बेटा बेसिकली ना जब हम लोन को रीपे करते हैं या उसका इंटरेस्ट पे करते हैं और वो स्पेसिफिक लोन से पे कर दें, फिर सोच में आती है बात, ठीक है। उस वक्त तो ऐसा कुछ होता नहीं था, लोन कब आया कब गया, उसकी पेमेंट कहाँ चल रही है, हम उसको देख ही नहीं रहे होते, इस वजह से हम उसको इग्नोर करते थे। पर कल सिचुएशन ये बनी थी कि हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट की वजह से जनरल लोन की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे होते हैं ना, कि ये पैसा अगर कहीं और लग जाता तो यहाँ ना लगता, तो जो हमने यहाँ यूज़ किया है तो कहीं और चूंकि यूज़ नहीं हुआ तो इतने एसेट का इंटरेस्ट इसी एसेट की कॉस्ट में ऐड करो। अब रनिंग फाइनेंस की नेचर आपको बताई हुई है, वो क्या होती है कि जब भी बैलेंस बढ़ जाएगा उस पर इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं वो बढ़ जाएगा, जब बैलेंस कम होगा उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अब जब आपने रनिंग फाइनेंस की पेमेंट उस गवर्नमेंट ग्रांट से कर दी 20 मिलियन से, तो उसका बैलेंस हो गया कम, अब वो बैलेंस कम हुआ तो इंटरेस्ट भी हो गया कम। तो हम कह रहे हैं कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमने कहा था कि ये पैसा इधर इस्तेमाल हो गया, कहीं और ना हुआ तो इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करो, तो 20 मिलियन भी तो कहीं और इस्तेमाल होने की वजह इसकी रीपेमेंट में लग गया, तो इसलिए हम इसकी सेविंग को भी कंसिडर कर लेंगे। और जो हमने ग्रांट दिया था रीपेमेंट के लिए जनरल लोन के लिए, वो कॉस्ट में कैसे ऐड हो गया तो हमने माइनस किया? देखो उसकी एंट्रीज की थी आपके साथ, ठीक है। एंट्रीज क्या बनती हैं, जिस दिन ग्रांट रिसीव हुई होगी आपने उस दिन एंट्री की होगी कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम, डेफर्ड ग्रांट लिखो, इनकम से बंदा हो जाता है जरा कंफ्यूज, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 20 से, ठीक है। फिर अगर इनकी पॉलिसी होती कि हमने ग्रांट को अलग रखना है और एमोटाइज करना है, ठीक है, तो फिर हर साल इस 20 को हम लाइक एसेट, यानी 3 महीने अगर एसेट को डेप्रिशिएट किया था तो 3 महीने ही ग्रांट इनकम में जाती है। लेकिन उन्होंने पॉलिसी बताई इसकी कि एचएल डिडक्ट्स ग्रांट इन अराइविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। तो हमने क्या एंट्री पास कर ली, फिर हमने कहा यार अब इस डेफर्ड ग्रांट को अलग नहीं रखना, इसको खत्म करो, डेबिट करके खत्म करो और प्लांट की कॉस्ट को क्रेडिट कर दो। अब ये ग्रांट रही ही नहीं, तो सर अगर इसकी जो रीपेमेंट वाली करेंगे तो उसमें फिर क्या? रीपेमेंट ग्रांट की नहीं हो रही ना बेटा, हमने वो 20 मिलियन जो है वो तो यूज कर लिया ना बेटा, यूज कर लिया हमने, ठीक है। गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए थे, हमने यूज कर लिए, ठीक है। अब चूंकि वो इसी प्लांट की मद में आई थी तो प्लांट की कॉस्ट में से हमने डिडक्ट कर लिए, ठीक है ना। अब वो पैसा यूज कहाँ किया, अभी मटेरियल खरीदने के बजाय जनरल लोन पे कर दिया, इसी तो जनरल लोन की सेविंग इसके अंदर ले ली, ठीक है ना। हाँ, प्लांट की कॉस्ट में से हमने माइनस कर दिया ग्रांट को, क्यों, क्योंकि उनकी पॉलिसी, अगर ना होती ये पॉलिसी तो ये अलग पड़ा रहता, प्लांट और ग्रांट अलग पड़ी रहती, ठीक है। चलें आगे, छोड़ दें याद इंडस्ट्रीज की जान, अब चलें आगे। मैं क्वेश्चन तो पूछ लेना इशू, तब तो मैं पानी शानी पी लेता हूँ। कोई नहीं, रिलैक्स हो गया हूँ मैं, कोई नहीं पढ़ेंगे गवर्नमेंट ग्रांट आज। प्लांट तो 29 फरवरी को कंप्लीट हो गया था, तो वो हमने जो इंटरेस्ट इसका सेव किया है वो 29 फरवरी तक ही किया है। आप ज़रा सोल्यूशन ओपन करो, आप सोल्यूशन ओपन करो। हमने जर्नल लोन पे बोरिंग को भी 29 फरवरी से आगे नहीं जाने दिया और सेविंग को भी 29 फरवरी से आगे नहीं जाने दिया। यकम जनवरी को ग्रांट आई थी तो सिर्फ 2 महीने की सेविंग ली हुई है। बीच में कोई ऐसे सुर्खी पाउडर करते रहे होंगे। अवेलेबल फॉर यूज, क्योंकि यकम अप्रैल को हुआ तो डेप्सिट उसी दिन से करेंगे। अवेलेबल फॉर यूज को अंडरलाइन करें, अवेलेबल कितने गया, ऊपर है ये, इस अवेलेबल फॉर यूज को अंडरलाइन करें, ठीक है, और इसको अंडरलाइन करके लिखें स्टार्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस डेट। इंट्रो में बात हुई थी, FR 1 में भी रिवाइज कराई थी आपको, फिर सुन लें तीसरी बार। एक है एसेट अवेलेबल फॉर यूज होना, दूसरा है एसेट का एक्चुअली यूज होना। डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है हमने अवेलेबल फॉर यूज होने के दिन से, इससे पहले भी नहीं कर सकते और इसके बाद भी नहीं करनी। इससे पहले जैसे यहाँ पे था 1 महीना पहले तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इस्तेमाल के लिए रेडी नहीं है, सफाई सुथराई करनी है, कुछ सुर्खी पाउडर करना है उसका, को ठीक है, बस अभी नहीं आया, मूव नहीं किया तो यूज करना शुरू नहीं किया ना अभी, तो डेप्रिसिएट ना करो। हाँ, साफ सुथरा करके अब बिल्डिंग पुकार रही है, मैं यूज के लिए तैयार हूँ, आप नहीं जा रहे तो डेप्रिसिएट स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे कहते थे ना कमर्शियल प्रोडक्शन, प्लांट अब तैयार खड़ा है, अगर आपने यूज एक्चुअली लेट किया तो फिर डेप्रिसिएशन को डिले नहीं करना, अवेलेबल फॉर यूज से शुरू कर देनी है, उससे ना पहले ना उसके बाद, और दरमियान में आइडल पड़ा रहे तब भी रोकते नहीं है फिर, ठीक है। और जी, और क्या कह रहे हो यार? फिलहाल तो जो बताइए बस वही है। सिचुएशन ये है कि अगर प्लांट आइडल पड़ा है किसी वजह से, टेम्परेरीली आइडल है, टेम्परेरीली आइडल है, एक्टिव यूज सेट आ दिया तो वो तो फिर रोक दोगे, डेप्रिसिएशन डिस्पोज करने की तरफ चले जाओगे। टेम्परेरीली आइडल पड़ा है बीच में तो उसकी डेप्रिसिएशन को नहीं रोकना होता, ठीक है। अल्लाह अकबर। मैं दिल है सुपर पाइप्स करें, आप कहते हो नहीं। ये सवाल ट्राई किया था कुरैशी स्टील, कितने बच्चों ने किया ट्राई? तो बहुत कम है, मैं तो नहीं कराऊंगा ये सवाल, आधी क्लास ने ट्राई किया। जरा ऊंचे हाथ खड़े करें, मुझे नजर नहीं आ रहा।
ये बाकी सब ने जो नहीं किया उन्होंने क्या किया? होमवर्क में दिए थे 3 क्वेश्चन, 1 2 3 दिए थे, वन ट्राई किया। कितने बच्चों ने MCQs ट्राई किए? हो गए थे? इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा, बाकियों को खुद इंश्योर करना है। पर्चे में ये कॉन्सेप्ट आ जाए ना, फिर बैठे होना, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। अगर किए हुए बच्चों में से किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, जिन्होंने सवाल किया है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें फलां चीज़ समझ नहीं आ रही, वो बता दें। बोले जी। स्पेसिफिक इसलिए कहा कि जो बैठे हैं फनकार बीच में कहें सर MCQ 1 नहीं समझ आ रहा, ना 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 ना, ऐसे नहीं। MCQ 1 में क्या नहीं समझ आ रहा वो बताओ, वरना उन्होंने किया ही नहीं और वो MCQ पूरा सुन लें। लेट मी देख, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूँ लेकिन हल्का फुल्का। वो सवाल उनका स्पेसिफिक कोशिश करके उन्होंने बना लिया है। उकाब लिमिटेड हैड फॉलोइंग लोन्स का मतलब पहले से पढ़े, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग रहे ड्यूरिंग होल ईयर ऑफ 18, ठीक है। हैड फॉलोइंग बैंक लोन्स, और फिर वो भी क्या थे? आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, पहले से थे। 9% लोन, 11% लोन। यूएल began construction of a qualifying asset and withdrew funds of 6 million on that date. On 1st August, an additional 2 million was withdrew for the same purpose. Calculate borrowing cost which can be capitalized. भाई पहली बात तो यह है कि ये डिसाइड हो गया था कि ये जनरल लोन्स हैं, क्योंकि आप कहोगे नहीं खामोश है, खामोश है, खामोश है स्पेसिफिक ले, खामोश नहीं है। वो कह रहा है ये लोन पहले से पड़े हैं जो पूरा साल आउटस्टैंडिंग भी रहे, ठीक है। हम जगह अप्रैल 18 को कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे, मतलब ये तो पहले से पड़े थे। कह भी रहा है वो कि ये लोन्स जो हैं वो फॉलोइंग बैंक लोन्स, क्या कह रहे हैं जी? हैड बीन आउटस्टैंडिंग, पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे, और ये मतलब साल का पहला दिन भी मौजूद थे, ठीक है। तो ये तो हमने स्पेसिफिक करके नहीं लिया, जनरली है, पहले से आ रहे थे, ये पूल हमारे पास मौजूद था लोन्स का, इसको यूज किया हमने। तो भाई ये जनरल लोन थे, और बिल्कुल कैपिटलाइजेशन रेट निकालना था। डेट ऑफ पेमेंट से 31 दिसंबर, कंस्ट्रक्शन तो नहीं पूरी होगी बीच में, बोलो, कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, काम इन प्रोग्रेस है, ठीक है ना। तो डेट ऑफ पेमेंट से 31 दिसंबर 18 तक हमने एवरेज रेट जो निकालना था उस पे कैपिटलाइजेशन रेट पे हमने इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है। समझ आइए बात की। हमने क्या करना था? 9% और 11% के हिसाब से हमने, क्योंकि पूरा ईयर आउटस्टैंडिंग रहे तो यही लोन की अमाउंट आनी थी, इंटरेस्ट निकालना था, कैपिटलाइजेशन रेट आ जाना था जनरल बोरिंग का। वो कैपिटलाइजेशन रेट पकड़ना था। पहली पेमेंट 6 मिलियन की है, 1 अप्रैल को है, तो 1 अप्रैल 18 से 31 दिसंबर 18 तक हमने इंटरेस्ट निकाल लेना था एवरेज रेट के हिसाब से। कितने महीने बनते हैं? 9/12। फिर दूसरी पेमेंट 1 अगस्त को हुई 2 मिलियन की, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीनों की 5 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज करना था उसी एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट पे जो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। अब उकाब में तो जनरल लोन थे, लेकिन कबूतर में वो कह रहा है कबूतर हैज बोरोड 24 मिलियन टू फाइनेंस द बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री। ये स्पेसिफिक लोन कह रहा है कि उसने इसीलिए ही ये लोन लिया है, तो स्पेसिफिक लोन है, ठीक है। और फिर उसने क्या किया जी? लोन वाज ड्रॉन डाउन एंड इनकर्ड ऑन 1 जनवरी 19 एंड वर्क बिगन 1 मार्च, और वो सारा काम बिल्कुल वैसे ही है, और इन्वेस्टमेंट भी है। कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, 2 नंबर का ये MCQ था, बहरहाल जल्दी से ही हो जाना था, ठीक है। इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, जो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे किया करते थे वैसा एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई मसला आए तो फिर भी मैं बात कर लूँगा। अब आप कहते हैं कुरैशी स्टील भी करना है, और मैं कहता हूँ सुपर पाइप्स भी करना है, तो पहले सुपर पाइप्स करते हैं। ये ज़रा डिफरेंट है ना, कुरैशी स्टील में तो कोई नई चीज़, एक चीज़ आपको बता दिया इग्नोर करने वाली लाइन, उसके अलावा तो कोई नई चीज़ बनती नहीं थी, ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़ लें पहले। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। 19 नंबर के सवाल में सिर्फ 2020 वाले साल की, 30 जून 20 वाले साल की एंट्रीज रिक्वायर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग ये थी बाहर। अच्छा, हमारा ईयर 1 जून से शुरू होकर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक होता है, ठीक है ना। अच्छा, सुपर पाइप लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ, ये नजर आ रहा है सवाल? नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? आपके पास हार्ड में तो मौजूद है। ओके जी, सुपर पाइप्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑन 1 जनवरी 20। हमारा साल 30 जून 20 पे एंड होया ना, हमारे साल के एन दरमियान में वन ऑफ इट्स प्लांट्स सफर्ड अ मेजर ब्रेकडाउन। अंडरलाइन करें, ये क्या है भाई? ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक्सटर्नल है इंटरनल है? याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद माजी ज़ाहब है आपके लिए। तो
और भाई ये बातें याद रखने के लिए पढ़ाई थी। इंटरनल इंडिकेटर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए अपनी नेग्लिजेंस की वजह से और एसिड की वैल्यू में या वैल्यू न्यूज़ में या रिकवर अमाउंट में कमी आ रही है किसी वजह से फेयर वैल्यू में, तो भाई ये एक इंडिकेटर तो है ना एक्सीडेंट, लेकिन है इंटरनल, हमारे अपने कसूर की वजह से हुआ, ठीक है ना। तो अंडरलाइन किया हुआ आपने इसको, मेजर ब्रेकडाउन अंडरलाइन किया हुआ है, इसके ऊपर लिखें इंटरनल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। लो जी, इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट आ गया है, 1 जनवरी 2020 पे आया है, तो 1 जनवरी 2020 पर ही फिर हमने इम्पेयरमेंट करनी है। ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं है कि साल में जिस दिन भी आ रहा है तो हम साल के पहले दिन ले जाएंगे इसको। इम्पेयरमेंट में जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ है एसेट उसी दिन आप चेक करो ना, उस दिन की फेयर वैल्यू निकलवाओ, उस दिन की बुक वैल्यू निकलवाओ, उस दिन की वैल्यू इन यूज निकालो, ठीक है, सही है ना। चलो अच्छा जी, फिर आगे कहते हैं इट वॉज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन बट द प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। भाई रिपेयर एक्सपेंस होता है, पता है ना आपको, रिपेयर तो एक्सपेंस होता है ना, आपको नहीं जी उससे एसेट की लाइफ बढ़ गई है, वो कह रहे हैं बढ़ कहाँ गई है, उल्टा जो एफिशिएंसी कम हो गई है। तो ऐसे किसी कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं थी, एसेट की कॉस्ट में इसको ऐड नहीं करना था, ये सिंपल एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। पहली एंट्री जो आपकी बननी थी इस सवाल में वो बननी थी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। 2020 वाले साल में ही ये एंट्री हुई, अब किस दिन हुई है ये नहीं लिखा हो, 1 जनवरी को तो वो डैमेज हुआ है, चलो ठीक है आप अज्यूम कर लो 1 जनवरी को डैमेज, हमने एंट्री भी कर दी, उसी दिन रिपेयर भी हो गया, ठीक है, फटाफट ही रिपेयर हुआ, लेकिन फटाफट रिपेयर होने में 15 लाख रुपया लग गया, ठीक है, ओके। अच्छा ओके, आगे कहता है द प्लांट वाज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून 2020, यानी कि बीच में 6 महीने वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ और ब्रेकडाउन हो गया ना, अब रिपेयर कॉस्ट फिर इनकर होती रही होगी। तो जिस दिन मर्जी डेट ना ही लिखो भाई, है तो 30 जून 2020 वाले साल का ही एक्सपेंस ना, बाद में डेट को भी डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन पता ये चला कि ये एसिड इस्तेमाल के लिए तैयार किस दिन हुआ है, 30 जून 2020 पे। अब क्या करें, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक की डेप्शन को रोक दें। अभी इत्तेफाक से इस भाई की बरकत से, अब्दुल्ला की बरकत से ये बात हमें पता लगी कि एसेट अगर टेम्परेरीली आइडल हो गया है किसी वजह से तो उस पर डेप्रिसिएशन रोक नहीं देते जब तक कि एक्टिव यूज से उसको हटा ना लें। हमने डेप्शन को नहीं रोकना, ठीक है ना, डी रिकग्नाइज करते हैं जिसको। वैसे तो IFRS 5 आपके सिलेबस में FAR 2 में भी नहीं है, फाइनल में जाकर पढ़ेंगे। IFRS 5 कहता है कि जब आपने एसेट को एक्टिव यूज से हटा लिया और हेल्ड फॉर सेल रखा है तो फिर वो नॉर्मल PPE से निकाल लेते हैं, उसके अपने रूल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या है वहीं जाके पढ़िएगा, तफसील वहीं, बस थोड़ी सी बात कर दी, थोड़ी सी बात जुगाड़ लगा के बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि एक्टिव यूज से हटेगा बेचने के लिए या बेच देंगे तो डेप्शन रुकेगी, वरना डेप्शन को नहीं रोकना हमने, ठीक है। चलो ये भी पता लग गया। अब सवाल ना बड़ा जबरदस्त था, ये माय फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। द प्लांट वाज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून, एट दैट टाइम कंपनीज इंजीनियर्स एडवाइज दैट प्लांट कुड बी यूज्ड एट अ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ 3 years ओनली। पता नहीं भाई पहले कितनी लाइफ थी, दरअसल कितनी लाइफ थी कहीं बता ही दे शायद, लेकिन वो ये कह रहा है कि 30 जून 2020 में जब रेडी टू यूज हुआ है उसके बाद रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 3 साल। उसके बाद रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 3 साल। यानी 30 जून 2020 से ऑनवर्ड्स अगर डेप्रिशिएट करोगे तो किस पे करोगे, 3 साल पे करोगे, ठीक है ना। नहीं, इंपेयरमेंट का दिन वही है। हाँ, ये जो चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है ना, अभी आपको बताता हूँ, जो 3.5 की बजाय 3 साल देखते हैं, अभी तो बहुत बात पड़ी है इसके अंदर, मैं इसलिए तो सवाल कराना चाह रहा था, ठीक है। तो चेंज इन एस्टीमेट जो आ रहा है ना इंजीनियर्स की वजह से, इसको हम स्टार्ट पर ले जाएंगे। वो स्टार्ट जोन सा भी बन रहा होगा, वो इंपेयरमेंट का दिन बन रहा होगा या ईयर का स्टार्ट बन रहा होगा, वो तब देखेंगे, ठीक है ना। इंपेयरमेंट को नहीं लाना अपनी जगह से, वही थोड़ी पहले मैंने स्टार्ट में ही बात की कि इंपेयरमेंट को चेंज इन एस्टीमेट नहीं है कि आप उसको जिस दिन मर्जी हो साल के पहले दिन उठा के ले जाओ, आखिरी दिन भी नहीं भाई। जिस दिन एसेट टूटा है उसी दिन उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारो और जो लॉस है उसी दिन रिकॉर्ड करो। नहीं, इंपेयरमेंट को लास्ट में लेकर गए थे, हुसैन एसोसिएट तो नहीं था। नहीं, चेंज इन एस्टीमेट इज समथिंग एल्स बेटा। चेंज इन एस्टीमेट, देखो सवाल वैसे मुझे करवाने तो बातें काफी क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी जो आप कहना चाह रहे हो ना, आप ये कह रहे हो 1 जनवरी 20 को जो है ना इंपेयरमेंट हुई है तो हम इंपेयरमेंट को 30 जून पे ले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। इंपेयरमेंट 1 जनवरी 20 पे लेंगे और जो डेप्रिसिएशन करनी है ना 30 जून 20 पे, वो इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून करेंगे। वो चेंज इन एस्टीमेट इज समथिंग एल्स, इंपेयरमेंट इज समथिंग एल्स बेटा, ठीक है ना। इंपेयरमेंट को चेंज इन एस्टीमेट तो नहीं, हमने अंदाजा लगाया था कि हमारा एसेट तबाह होगा, तबाह दे और इतना तबाह दे होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम से एक्सीडेंट हुआ, इंपेयर हो गया, इंपेयरमेंट करो, उसके बाद सवाल करते हैं, करेंगे सारी चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी आप। ये तो कहानी हो गई। अच्छा, कहानी अभी नहीं हुई। तो कह रहे हैं जी 3 साल आगे मजीद चलेगा, 30 जून 20 से आगे 3 साल चलेगा। हम 30 जून 20 पे खड़े हैं, अब ये फ्यूचर की बात आ गई आगे। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इनफ्लोज फ्रॉम प्लांट फॉर द नेक्स्ट 3 years वर बजटेड एज फॉलोज। और 3 साल के, अगले 3 साल के
कैश फ्लोज आ रहे हैं, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए इनको डिस्काउंट करोगे, ठीक है ना? सही है? वो सही है। ये बच्चे में कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? ये सबसे पहले किया था। अच्छा, देखते हैं फिर क्या किया था तुमने। अच्छा, अज्यूम दैट कैश फ्लो वुड अकर ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर। ये सवाल में ना भी लिखे तो हम यही अज्यूम किया करते हैं, ये हमारी नॉर्मल अजम्पशन है, ठीक है ना? कैश फ्लोज को हम साल के साल के एंड पे अज्यूम करते हैं। एंड एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट्स आर 10% प्री टैक्स, 7% पोस्ट टैक्स। कौन सा लेंगे? हम पोस्ट टैक्स को इग्नोर करते हैं, याद है सारी बातें? तो पोस्ट टैक्स को पर्चे में काट देना, कहीं गलती से ही ना ले लो 7%, ठीक है? हम ये कहते थे कि टैक्स वालों का तो हमें पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या करेंगे, तो हम टैक्स को इग्नोर करेंगे, टैक्स के बाद वाला रेट नहीं लेना, टैक्स से पहले वाला रेट लेना है, ठीक है? सही है ना? तो प्री टैक्स 10% यूज करेंगे। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। हाँ जी, द प्लांट वाज इंपोर्टेड एट FOB प्राइस ऑफ $800। द पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन यकम जुलाई 2010 एट ₹52 पर $। अच्छा यार, एक बात है, ये सवाल पूरा करके मुझे याद कराना, मैं FOB और CIF बेसिस भी रिवाइज करवा ही दूं, है तो इंट्रो का ही कॉन्सेप्ट, लेकिन FAR 1 में भी रिवाइज करेंगे, आप लोग FAR 2 में जाएंगे, वहां पे भी रिवाइज करेंगे। FOB फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, और CIF कैश इंश्योरेंस रेट, या बस वो परचेज की रिकॉर्डिंग की डेट का फर्क होता है थोड़ा सा। तो एक छोटी सी एग्जांपल बनेगी, 5 मिनट में बात समझ आ जाएगी, अल्लाह करे टाइम बच जाए एंड पे, तो FOB और CIF बेसिस याद करवाना, वरना अपने पेंडिंग वाले सफ़े पे तो लिख लो ना, ये ना हो आज रह जाए और फिर उक्का ही रह जाए। वैसे आज होना ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि आज डेट्स भी सामने, ज़रा से मैं समझा दूंगा। खैर, FOB एंड CIF बस ये लिख लो, बस मेरे लिए काफ़ी है, मैं फिर बता दूंगा क्या है, ठीक है ना? आप तो मेरे लिए चेकलिस्ट बनानी होती है ना। वैसे इंशाल्लाह हो जाएगी बात, ये सवाल हो जाएगा अभी पूरा इंशाल्लाह। मेरा दिल तो कह रहा है कि ये सवाल सोल्यूशन से ही देख लें, लेकिन चलो अच्छा चलो ठीक है। द प्लांट वाज इंपोर्टेड एट द प्राइस ऑफ $8 लाख। द पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन यकम जुलाई 10 एट ₹52 पर $। तो भाई ये तो सिंपल सी बात थी, माना आपने IS 21 नहीं पढ़ा हुआ, FAR 2 में है, लेकिन ये तो इतना IS 21 तो हर पाकिस्तानी को आता होगा। क्या मतलब? ओ भाई जगा दो यार, जागो रहो यार, इंसान बनो, इंपॉर्टेंट बात हो रही है भाई। इतना को IS 21 फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड हर पाकिस्तानी को आता है कि $8 लाख का अगर हमने एक प्लांट खरीदा है और जिस दिन ये $8 लाख पे किए उस दिन $1 ₹52 का है, तो फिर रुपयों के अंदर बात निकालनी हो तो $8 लाख इंटू 52 करेंगे तो हमारे पास रुपीज आ जाएंगे। जरा करके बताओ कितना आता है? अच्छा, मैं सोल्यूशन को सिर्फ इस हद तक देख लूं कि सोल्यूशन में क्या फिगर्स यूज हुई हैं। ये कौन सा आ गया? यही है, रुपीज इन थाउजेंड्स है जी, रुपीज इन थाउजेंड्स है। ओके, अच्छा जी सुने, अब आपके पास चूंकि सवाल है, देखो ना, अब ये जरा मसला होता है, यहां पे साथ साथ लिखता जाऊंगा ना मैं। वो ये क्या याद, इंडस्ट्री ही चले जा रहा था, कहां चले जा रहा था? अच्छा जी, तो यहां पे मैंने लिख लिया, मैं बाद में बताऊंगा आपको FOB CIF, चलो बाद में। हाँ जी, $US कितने हैं जी? $8 लाख को रुपए में बदलना है, तो जिस दिन ये $8 लाख भेजने थे, मनी चेंजर के पास गए, हमने कहा $8 लाख दे दो, उसने कहा 54 रुपए जेब से निकालोगे एक बार तो मैं $1 दूंगा। 52? अच्छा 52 रुपए जेब से निकालोगे तो मैं $1 दूंगा, और अगर 8 लाख दफा 52 रुपए जेब से निकालोगे तो मैं हर दफा तुम्हें $1 दूंगा। तो आप रुपीज में अगर निकालना चाहें तो ₹52 से मल्टीप्लाई, इतना को IS 21 तो आता था ना आप लोगों को, ये कर लिया था या डॉलर्स भी बना डाला था? किसी ने $8 लाख में ही बना दिया हो सारा कुछ वर्किंग, शाबाश, ठीक है जी। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, ऐसा भी तो हो सकता है, हालांकि सिलेबस में नहीं फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड, लेकिन इतना आसान स्टैंडर्ड है कि ICAP सोच रहा है इसको इंट्रो में ले जाएं, ठीक है ना? तो आप खुद अंदाजा लगा लें, इतनी आसान बात है जी। 41600000, ये है। अब हमने क्या करना है, हमने सवाल को करना है 1000 में, तो 41,600, ठीक है। ऊपर फिर मेन रिक्वायरमेंट में रुपीज इन थाउजेंड लिख लेना, ठीक है ना? चलो, अब डिसाइड हो गया हमारा, हमने थाउजेंड में चलना है, ठीक हो गया जी। अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंटेड टू 7 मिलियन, यानी कि 7,000, ठीक है जी। तो टोटल क्या हो गया? 486, ये हमें कॉस्ट पड़ी, ठीक है जी। ये हम यकम जुलाई 2010 पे
जब खरीदा एंट्री जब की होगी वो एंट्री करनी तो नहीं है, वर्किंग में तो लिखेंगे ना। यकम जुलाई 10 पे कॉस्ट कितनी लिखेंगे? हाँ, ये क्या है जी? ये हमारी परचेज प्राइस है। इस तरफ अंग्रेजी लिख रहा हूँ, माजरत, उस तरफ वर्किंग की, ठीक है ना। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, और ये है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। आइए 16 ने बताया था इनको ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ पौधा, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वाज कंप्लीटेड एंड प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 31 दिसंबर 2010। मतलब यकम जुलाई 10 को प्लांट तो आ गया, लेकिन वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा। भाई उस साल की एंट्रीज नहीं करनी है, तो वैसे ही आपको कह रहा हूँ, उस साल की एंट्रीज कर रहे होते आप, तो यकम जुलाई को इन प्रोग्रेस होगा, और फिर 31 दिसंबर 10 पे वो प्लांट डेबिट CWIP क्रेडिट होकर अवेलेबल फॉर यूज हो गया था। यानी हमने जब वर्किंग में डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है, तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट किस दिन करनी है? हाँ, आज देखो जो दूसरी बात भी आ गई, वही हाथ वाले सवाल से बात निकली और कहां तक पहुंच गई? अवेलेबल फॉर यूज 31 दिसंबर 10 पे है, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड फ्रॉम, इधर देखो, मुझे नहीं चाहिए ये अप्रैल 1, ये डेट नहीं चाहिए भाई। मैंने आपको बताया अवेलेबल फॉर यूज से पहले भी डेप्रिशिएट नहीं करना, अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद रोकनी भी नहीं है डेप्रिसिएशन। प्लांट तो तैयार था, आपने अगर उसको जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने नहीं इस्तेमाल किया तो उसका कसूर है, वो तो डेप्रिशिएट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो स्टार्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस डेट। अब तो काफी दफा ये बात हो चुकी है, ठीक है। जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो जाए एसेट, हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं उस दिन से। क्लियर है जी? कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। इनिशियली आज दे दी लाइफ उसने, इनिशियली यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट वाज एस्टिमेटेड एट 15 ईयर्स। अब वैसे इधर 10 में आया था, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, चलो समझो 10 को साल गुजरे थे, तो रिमेनिंग बनती तो 5 साल थी, लेकिन 3 कह रहे हैं। वो मैंने वैसे ही कहा, भी गिन नहीं रहा, बाद में देखेंगे वर्किंग्स के अंदर जाके, ठीक है। समझ गए बात? चलो समझ गए हो मेरे ख्याल से। वेयर एज, और ट्विस्ट इस सवाल का ये था कि मेथड स्ट्रेट लाइन है ना, और सैल्वेज वैल्यू यानी रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन थी, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस हर जगह करना पड़ना था, ठीक है। ओके, बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ अल्लाह, ये भी एक मुसीबत थी। यकम जनवरी 11 कह लो, ठीक है, से ये अवेलेबल फॉर यूज हुआ, 11 में 6 महीने चला, फिर 12 में चला, 13 में चला, 14 में चला, 15 में भी 30 जून 15 तक चला, और यकम जनवरी 15 को रीवैल्यू हो गया। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, प्लांट वाज रीवैल्यूड ऑन जुलाई 1, 2015 एट ₹45,000, 1000 में बोलेंगे हम, तो भाई इंपेयरमेंट और रीवैल्यूएशन, आइए 16 और इंपेयरमेंट मिक्स हो रहा है ना, है ठीक है ना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड टॉपिक्स हैं। इसको ऑर्चिड वाले सवाल में भी हमने मिक्स किया था, हाँ किया था, उसी में तो किया था पहली दफ़ा, ठीक है। इस तरह से मिक्स सवाल आ सकते हैं। बहरहाल ये मिक्स अचार है। बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू ये हो गया। देयर वाज हाउएवर नो चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट ऑन रीवैल्यूएशन। क्या मतलब? इसका मतलब तो अब कई दफ़ा कह चुका है, इसका मतलब जो ओरिजिनल 15 है उसमें चेंज नहीं है, रिमेनिंग आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वही समझ आई बात? आगे कहते हैं द फैक्ट्री रिमेन्ड क्लोज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2017 ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर। इधर देखो, हाँ जी, पर्चे में हमने इसको काट दिया कि हमें कंफ्यूज ना करें। क्यों? ओहो, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है जी। इसको क्या करना था भाई? इग्नोर। क्या करना था? इग्नोर। क्यों? क्योंकि भाई आइडल पड़ा है तो क्या हुआ, डेफिनेशन तो नहीं रुकेगी, डेफिनेशन तो डेवो है, डेवो है नहीं रुकती। ओके, उसके बाद सैल्वेज वैल्यू हैज नॉट चेंज्ड। ये आपके लिए आसानी थी जो एक लाइन डाली गई, ये सैल्वेज वैल्यू चेंज ही नहीं हुई जब से पहली बार एस्टिमेट किया गया था, ठीक है। मोर ओवर इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज इन फ्यूट्यूरे, फ्यूचर में भी चेंज नहीं होगी। ये आप लोगों के लिए तो ये जिंदगी आसान हो गई थी, ठीक है। तो एस्टिमेट में चेंज रेजिडुअल वैल्यू वाला आना ही नहीं है, ठीक है। जिंदगी आगे सुकून में। चलो अब वर्किंग शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। इब्तिदा है रब्बिल जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तारिक अजीज साहब है जी, हमारे तो बचपन की यादें हैं, पता नहीं आप लोग इतने पुराने हैं या नहीं। क्या क्या बताते हैं। वर्किंग 1 भाई, वर्किंग 1 है जी। ओके, डेट, description,
एसेट का नाम क्या है? खैर से प्लांट। रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कितने गया सवाल? ये है सवाल, किस दिन खरीदा हमने इसको? यकम जुलाई 10 पे, लेकिन उस साल इस वक्त ये CWIP बना होगा और फिर रेडी टू यूज, अवेलेबल फॉर यूज किस दिन हो गया? 31 दिसंबर 10 पे। तो हम ये वर्किंग 31 दिसंबर 10 या यकम जनवरी 11 से स्टार्ट कर लें, इजाजत है? तो यकम जनवरी 2011, कॉस्ट इसकी 4,04,000, दोबारा लिख दें जरा, 41,600 वर्किंग। अच्छा अगर वो वर्किंग आपने कर ली है, चलो फिर वर्किंग, तो फिर ये वर्किंग अब 2 ये कर लो। फिर पहले मैंने वो ओपन किया, वो कॉस्ट कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी, ठीक है? तो वर्किंग 2, ठीक है, ब्रैकेट में भी कर सकते थे। कितना जी? 486600। ये यकम जनवरी 11 लिखा हुआ है जी, यकम जनवरी 1/1/1/1। ये आर्टिकल्स दिन स्टार्ट हुए थे ना, आर्टिकल्स उस दिन भी डेट सारे ही एक थे उस दिन। ये अंदाजे दूसरे ना लगाना, वैसे ही एक बात ध्यान में आ गई, लेकिन वो यकम नवंबर 11 था, ठीक है? तो 1/1/1/1 है गोल्डन हालांकि गोल्डन डेट होती नहीं आर्टिकल स्टार्ट होना, तो बहरहाल अच्छा वक्त था, गुजर गया। इधर आए बेटा, ये कर जी। हर हाजिर वक्त जो है ना, वो आने वाले से अच्छा ही है। हाँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि मेरा ज़माना सबसे बेहतर है, हर आने वाला ज़माना पिछले से बुरा होता जाएगा। ये बेहतरीन ज़माने से दूर आते जा रहे हैं, हर आने वाला दिन बेटा तो ये बेहतर ही है, जो गुजर गया वो बेहतर ही था। आगे आ जाओ। ओके, ये पॉइंट सारा हो गया, बोलो ये पॉइंट सारा हो गया। अब 15 साल के हिसाब से डेप्रीशिएट करना है इसको, ठीक है? रेजिडुअल वैल्यू 2000 है, जहन में रखना, और यकम जुलाई 15 तक ले आओ। अब देखो, ये देखो, हम 11, 12, 13, 14, 15, हम पागल थोड़े ही हैं। बोलो सारे, बोलो सारे, हम पागल थोड़े ही हैं, ठीक है? हाँ, वो बाहर वालों को छोड़ो, अभी वो जब सुनेंगे तो सुनेंगे ना, हम पागल नहीं हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे कि 5 साल की वर्किंग करें। कितने बच्चों ने की? तो आइंदा से आप भी पागल नहीं बनेंगे, ठीक है? कई बार ये बात की क्लास के अंदर, 2-3 सवाल करवाए मैंने क्लास में कि जंप कर लिया करो जहां पॉसिबल हो, कहता था जंप कर लिया करो जहां पॉसिबल हो, जहां पॉसिबल था। हमने डायरेक्ट आना है 30 जून 15 पे, 30 जून 15 या यकम जुलाई 15, ठीक है? और डेप्रीसिएशन की बजाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल लेनी थी बस। 48,600 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 15 साल, ठीक है? चलो यार थोड़ा सा ना इसको अभी से इधर ले आए, वर्किंग वैसे ना बढ़ जाए, तो अभी तो मौका है, बाद में फिर प्लांट 48,600 इतनी की गुंजाइश है। ओके, हाँ जी, ये तो आएगी 1 साल की रकम। ये क्या है जी? अब यकम जनवरी 11 से 30, ये 30 जून था, एक मसला ये भी था, ठीक है? 30 जून 2011 पे 6 महीने, आधा साल हो गया। 30 जून 12 तक पूरा साल, 1.5 साल हो गया। 30 जून 13 तक 2.5 साल, 30 जून 14 तक 3.5, 30 जून 15 तक 4.5 साल गुजर गए। कितने जी? 4.5 ईयर्स गुजर गए। 13980 और 34620। मैंने ना वर्किंग के नंबर रखे हुए हैं इसमें, ठीक है ना? वैसे एंट्रीज में अभी हम पहुंचे नहीं है, इस साल की एंट्रीज तो 20 की मांगी हुई है, तो चलो वर्किंग के नंबर लिख दिए, जिसने ये कैलकुलेशन कर ली हुई कुछ ना कुछ नंबर मिल गया उसको, ठीक है जी? पास हो जाओगे? फिर इधर देखो, 30 जून 15 पे या यकम जुलाई उससे अगले दिन, यकम जुलाई 15 पर, उससे साल का अगला दिन आ गया ना, रीवैल्यू हुआ है। बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन रिपोर्ट प्लान वाज रिवैल्यूड ऑन यकम जुलाई 15 एट 45,000 तो रीवैल्यूएशन पर कुछ भी आ सकता है, एक लाइन छोड़ दो और लिखो रीवैल्यूड अमाउंट 45,000। सरप्लस आ गया कितना? 10,380 10,380 का सरप्लस आ गया, ठीक है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ठीक है जी? अब आगे बढ़ो। फिर वही मामला, फिर कुछ नहीं हुआ और ये एक्सीडेंट हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ
और ये एक्सीडेंट हुआ। अब उसूली तौर पे बात करूं ना मैं, तो हम डायरेक्ट 1 जनवरी 20 पे जंप कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 जनवरी पे 20 पे जंप करने की बजाय 1 जुलाई 19 पे करूंगा। उसकी वजह यह है कि 20 के साल की एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं, तो 20 के साल में ये 6 महीने जो इम्पेयरमेंट से पहले की डेप्शन है उसकी एंट्री भी हमें करनी पड़नी है। तो जंप कर सकते थे हम अगर वर्किंग की हद तक ही सोचे तो, लेकिन फिर डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री करना आप भूल सकते थे। इसलिए अब मैं अपने रेलेवेंट ईयर के स्टार्ट तक पहले जंप कर लेता हूं। बात समझे हो? ठीक है, तो हमारे रेलेवेंट ईयर का स्टार्ट क्या है? 1 जुलाई 2019। ठीक है, इसको आप अगर तकलीफ हो रही है तो आप 30 जून 19 कर लें। 30 जून 19 इसी का मतलब होगा ना 1 जुलाई 19 हमारे साल का पहला दिन या पिछले साल का आखिरी दिन। ठीक है, और इस दिन तक फिर क्या निकाल लो? एक्यूमुलेटेड। फिर जंप किया हमने, क्योंकि हम पागल नहीं हैं। ये किया था थोड़ा थोड़ा किया था। अच्छा नहीं, ये कर लिया था। चलो, आधे पागल भी नहीं है, हम पूरे पागल नहीं है। ठीक है जी, देखो 15 से 19 तक फिर जंप करना था। ठीक है ना, तो 45,000 ने डेप्रीशिएट होना है। 2,000 अल्हम्दुलिल्लाह ये सेम रहा, शुक्र है कुछ तो सेम रहा। डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर निकालनी है। 1 जनवरी 11 से 30 जून 11 तक 6 महीने गिन तो लिए थे, फिर 30 जून 15 तक 4.5 साल गुजर गए। ओरिजिनल लाइफ कितनी थी? 15, 4.5 गए तो बाकी 10.5 साल, 10.5। ठीक हो गया, पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ। ये 1 साल की डेप्शन आ गई ना, ये पूरे 1 साल की डेप्शन आ गई, लेकिन हमने कितने साल लेकर आने हैं? अब ये फिर गिनो, अब ये गिन लो त्याग से। ठीक है ना, 30 जून 15 तक ये डेप्रीशिएट हो चुका हुआ था। ठीक है, अब 30 जून 16, 30 जून 17, 30 जून 18, 30 जून 19, कितने साल? 4 साल जी। 16381। लेकिन अब मोहतरम सरप्लस भी तशरीफ ला चुके हैं, तो उनके साथ भी वही हशर करना पड़ेगा हमें। 10,380 के साथ भी डिवाइडेड बाय, ये बड़ा शरीफ है, जो करना है हशर के साथ इसके साथ भी वही कर दो बस, कि टेंशन नहीं देता आपको। रेजुअल वैल्यू इसकी वैसे कोई नहीं होती, होती है रेजुअल वैल्यू नहीं होती इसकी। हाँ जी बोलो। 3954 बुक वैल्यू 286196196426। वेलकम टू आर ईयर, वेलकम टू आर, वी वेलकम अबाउट आर ऑल मोजेस गेस्ट्स, मोजेस टू आर ईयर। ले जी हमारा साल शुरू हुआ जाता है, यहाँ से एंट्रीज होंगी, इससे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन ये इतनी वर्किंग करना जरूरी थी। हाँ, जहां जंप लग सकते थे लगाए। ये जंप मैंने 1 जनवरी 20 तक क्यों नहीं लगाया? ये साल की एंट्री शुरू हो गई ना, इससे ऊपर कोई नहीं एंट्रीज थी। ये मैं ब्लू सी लाइन लगा रहा हूं, ये ना आप वर्किंग को अलग समझ लेना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इससे ऊपर जो हुआ सो हुआ, कोई एंट्री नहीं करनी थी उसकी। अब इससे आगे जो कुछ होना है उसकी जर्नल एंट्रीज होनी है। ठीक है, सही है, शुक्र है दोबारा रीवैल्यू नहीं हो रहा, पुरानी रीवैल्यूएशन नहीं है। शुरू करें जी। अब 31 दिसंबर 19 पर हादसा हो गया। आपको 1 जनवरी 20 पे हुआ है। यार मैं ना जरा आपको आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने 31 दिसंबर 19 कर दिया। ये मूव तो नहीं करना पड़ रहा, बेहतरीन हो गया काम, जबरदस्त हो गया। ठीक है, 31 दिसंबर 19 इसलिए कर दिया ताकि आप 6 महीने पे रोकते हुए कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, 31 दिसंबर 19 का मतलब 1 जनवरी 20 ही होता है। ठीक है, अच्छा, तो 31 दिसंबर 19 तक डेप्रीशिएट करो इसको। ठीक है, अब डेप्रीशिएट क्या किया मैंने? एक्यूमुलेटिव नहीं आ रही, अब क्या रहा है? डेप्रीशिएशन। लेकिन ये हम लकी बड़े हैं, यही वाला आ जाना था। 45,000 बेटलाइन था ना, -2000 डिवाइडेड बाय 10.5 ईयर्स इंटू 6/12 कर लेना था। ठीक है जी, आंसर बताएं। 48। ये पहली एंट्री होगी हमारी इस साल की। हाँ, एक एंट्री और भी है जो इस वर्किंग से छुपी हुई है, नजर नहीं आ रही। रिपेयर की एंट्री पहले ही बता चुका हूं, वो एंट्री करना नहीं भूलनी। अभी वहां पे एंट्रीज करते हैं ना, पहले मैं वही करूंगा। ठीक है, उसके बाद वी आर वेरी लकी, वी विल यूज दैट सेम फॉर्मूला बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, लकी मेथड। 10.5 लिखा है मैंने, 10.5। जिनको नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, सुन लेंगे। 10.5 ईयर्स लिखा हुआ है, मुझे तसल्ली होनी ना बाद में भी। वो असल में मसला है ना, ऑनलाइन वाले ना 2x पे सुन रहे होते हैं, उनको बताई हुई बात भी समझ नहीं आती। कल बात की थी उनके साथ ऐसे। ओके बस ठीक है जी। डिवाइड इंटू 6/12 494। अब इस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है ना, तो इसलिए इस दिन एक दफा बुक वैल्यू निकाल लें। कोई मसला तो नहीं है ना। बुक वैल्यू है बिफोर
बिफोर इम्पेयरमेंट टेस्ट। ठीक है जी, 26 571 और 5932। जा सही रहे हैं। राउंडिंग का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है भाई? आप इधर ना आए, हम देख रहे हैं, सोल्यूशन नकल कर रहे हैं। यही है ऑनलाइन वालों को पता नहीं लगा हम सोल्यूशन देखने गए थे। ओके, जर्नल एंट्रीज तो कर लें। जर्नल एंट्रीज जो रिक्वायरमेंट है, जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20। और पहली एंट्री मैं डेट नहीं लिख रहा, ओके, बाद में डिसाइड कर लेते हैं इसकी डेट। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कोई भी हो सकती है ऐसे तो। और कैश क्रेडिट कितना था? 1500, 1.5 मिलियन था ना, 1500। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब 31 दिसंबर 19 या यकम यानी 20, जो मर्जी डेट लिख लो, कोई मसला नहीं है। इस दिन ये डेप्रीसिएशन की एंट्री और ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ेगी। 31 दिसंबर ही लिख लेते हैं। 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 2048। ये अब नंबर मिल रहे हैं, रिक्वायरमेंट जो ये थी। ठीक है, और इसी दिन चूंकि सरप्लस नजर आ रहा है और बचपन से एक बात पड़ी है, सरप्लस वाले साल में डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज होती हैं, 494 से रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। अब चूंकि ये रिक्वायरमेंट है इसलिए RS सारी मत लिखना प्लीज, पर्चा मेरा तो पास है, मैं तो लिख लूँ। आपने पूरा रीवैल्यूएशन सरप्लस और पूरा रीटेन्ड अर्निंग्स डेप शर्म कर, कुछ शर्म कर जी। 494 भाई, अभी से आदत बना लो, होमवर्क के अंदर कम से कम बैठ के ना सवालों में ऐसे ही किया करो, पूरा नाम लिखा करो जब रिक्वायरमेंट। वर्किंग में जो मर्जी करो, वर्किंग में डेप्शन की बजाय डेप की बजाय डी लिख दो, कोई मसला नहीं, लिखो कुछ ना, लेकिन इतना कुछ लिख लो कि कम से कम तुम्हें समझ आता रहे कि हो क्या रहा है। बाद में इस वर्किंग को यूज भी तो करना होता है। सही हो गया जी, यहां तक मामला हल हो गया। अब आपको मैंने ऑर्चर्ड वाले सवाल में ही इंपेयरमेंट को इस वर्किंग में एडजस्ट करना सिखाया था, कुछ याद हो आपको? ठीक है, और फिर अगला सवाल जब रिवैल्यूएशन के साथ इंपेयरमेंट वाला किया था तो उसमें भी वही काम अप्लाई किया था कि एक लाइन खाली छोड़कर हमने रिवाइज्ड बुक वैल्यू लिखने को सोचना है पहले। अगर तो हमारी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते थे ना तो दो चीजें कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से। अगर तुम्हारी रिकवरेबल अमाउंट इससे ज्यादा है, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, तो हम यहां पे लिखते हैं 0 और यही बुक वैल्यू रह जाती, रिवाइज्ड भी ना लिखते, बस बुक वैल्यू रहती। ठीक है, लेकिन अगर हमारी रिकवरेबल अमाउंट इससे आ जाती है कम तो हमें एसेट को लाना है उस पे, तो फिर हम रिवाइज बुक वैल्यू को यानी रिकवरेबल अमाउंट को लिखेंगे इधर बटे से नीचे और दरमियान में लॉस को निकाल कर शो कर देंगे। अब क्योंकि रिवैल्यूड एसेट है तो पहले वो देखेगा सरप्लस तो नहीं पड़ा, अगर पड़ा होगा तो पहले उसको खा जाएगा और बाकी का अगर लॉस बच जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, अगर कुछ ना बचे लॉस के पल्ले तो सरप्लस ही बच जाएगा। यही करते थे। अब ये करने लगे हैं हम 31 दिसंबर 19 पर। इधर देखो, मैंने ना यहाँ पर जगह छोड़ दी रिवाइज लिखने की और सिर्फ बुक वैल्यू लिखा है। ठीक है, क्यों? हो सकता है इंपेयरमेंट टेस्ट लगे और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 26 से ज्यादा हो, 26 से ज्यादा हो, तो फिर मैं यहाँ पर बुक वैल्यू लिख कर रह दूंगा। ठीक है ना, हाँ, रिवाइज नहीं लिखूंगा। और अगर मैं रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करता हूँ, ये रिवीजन हो रही है उसी बात की, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करता हूँ और वो आ जाती है इससे कम, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा रिवाइज्ड बुक वैल्यू, ब्रैकेट में RA भी लिख दूंगा, रिकवरेबल अमाउंट है मेरी अब ये। ठीक है ना, तो फिर हम वो लिख लेंगे और लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये बुक वैल्यू क्या होनी है इसके लिए वर्किंग करना पड़ेगी हमें एक और। ठीक है, तो वर्किंग 1, वर्किंग 2, वो वर्किंग 2 में वो उधर चली गई थी, तो वर्किंग 3 फिर यहाँ कर लेते हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है जी, और मैं तो कहता हूँ बुक वैल्यू निकली पड़ी है, दोबारा क्या लिखनी, डायरेक्ट ही क्या कर दो, रिकवरेबल अमाउंट निकाल लो। क्या करो जी, रिकवरेबल अमाउंट निकाल लो। क्या होती है वो? इज हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नंबर 2 वैल्यू इन यूज। प्लांट वाज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून, एट दैट टाइम इंजीनियर्स ब्ला ब्ला, कहते 3 साल चलेगा। वैल्यू इन यूज के लिए तो ये कैश फ्लोज यूज कर लेंगे और ये 10% का प्री टैक्स रेट यूज कर लेंगे। 31 दिसंबर 19 या यकम जनवरी 20 पे फेयर वैल्यू क्या होगी? जिस पे शक सा पड़ रहा है मुझे,
Salvage value has not changed since it was first estimated at the time of purchase. Moreover, it is not expected to change in future. अच्छा जी, जो salvage value होती है, वैसे तो ये एक एस्टिमेटेड फिगर है जो हम स्टार्ट ऑफ लाइफ पे एस्टिमेट लगाते हैं और सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम कंफ्यूज कर लें इससे कि जी अगर आज बेचें तो यही फेयर वैल्यू होगी, तो मेरे ख्याल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन रेसिडुअल वैल्यू का मतलब यही होता है, एक एस्टिमेटेड फिगर है जो स्टार्ट पे हमने लगाई थी, एस्टिमेट लगाया था कि एंड पे ये मिलेंगे और डेप्रिसिएशन के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। और मैंने कहा था ये बिल्कुल डिफरेंट होता है सेल प्रोसीड से, डिस्पोजल में सिखाया था, ठीक है ना। तो भाई वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन सिर्फ देख लो, सिर्फ कैश फ्लोज को लेना है, फ्यूचर कैश फ्लोज को 9 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1 प्लस 7 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2 प्लस 5 इंटू सिंपल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी ना, ठीक है, इंटू 1.1 रेज टू पावर -3, यहीं पे आंसर निकाल लो। क्या कैश फ्लोज 30 जून 2020 पे सब लगाएंगे हम। चंदा मसला ये है ना कि एसेट इस्तेमाल होना ही नहीं है इन 6 महीने में, ठीक है, तो हम मजबूरन अब क्या करेंगे, जिस दिन इस्तेमाल होना शुरू होना है उसकी वैल्यू इन यूज उसी दिन की लेंगे, ठीक है। देख लो यहाँ पे, बस देख लो यहाँ से अब आंसर, वैल्यू इन यूज लिया गया है। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर ये लाइन सवाल में ना लिखी होती ना एंड पे कि इट हैज़ नॉट चेंज्ड, किसी वक्त भी चेंज नहीं हुई, तो फिर हम इसको ना लेते, फिर हम क्या कहते, यार स्टार्ट पे एक एस्टीमेट लिया था, उस एस्टीमेट में हो सकता है चेंज आ जाए, हो सकता है कुछ ना मिले, हो सकता है डैमेज हो जाए, तो आज कैसे कह सकते हैं कि वही फेयर वैल्यू है, वो तो लाइफ के स्टार्ट पे थी। तो आपको मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए क्या है, वो जो आखिरी लाइन जो आपके लिए एक क्या कहते हैं ना लाइफ सेविंग लाइन थी, क्या कि इस सैलवेज वैल्यू ने जो हमने एस्टीमेट कर दी इसने चेंज होना ही नहीं, जो मर्जी होता रहे, पहले दिन भी यही थी, डैमेज के दिन भी यही थी, रिवैल्यूएशन के दिन भी यही थी, कभी बदलना है ही नहीं इसने। जब ये लाइन लिख दी तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन डैमेज हुआ रेसिडुअल वैल्यू तब भी इतनी है, ठीक है, जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार रहे हैं ये वैल्यू तब भी। अब इस लाइन की मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू होगी 31 दिसंबर 19 की अगर हम बेचने जाएं तो, ठीक है, सही है। तो सैलवेज वैल्यू 2000, इसको कितने साल वापस बुलाओगे, कितने साल, 3 साल, ठीक है। फिर 2023 वाले को भी 3 साल, 2022 वाले को 2 साल और 2021 वाले को 1 साल वापस लाओगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 19,226। मैंने यही कहा, अभी भी कह रहा हूं रेसिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट, लेकिन मैं साथ ही ये कह रहा हूं, ये लाइन जो आपको मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, सैलवेज वैल्यू हैज नॉट चेंज्ड सिंस इट वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज, मोर ओवर इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज इन फ्यूचर। अब ऐसा होता नहीं है एसेट, लेकिन एक लाइन लिख के उसने हमारी जान छुड़ा दी ना, वरना उसको इस दिन की फेयर वैल्यू देनी पड़ती। अब वो क्या कह रहा है, पता नेचर ही ऐसी है कि जिस दिन एस्टीमेट किया था 2000 वो हमेशा से 2000 ही चला आ रहा है और फ्यूचर में भी नहीं बदलने वाला 2000। अब ये जो उसने कहा ना फ्यूचर में भी नहीं बदलने वाला 2000, इसका मतलब लाइफ के एंड पे जाके भी इसकी रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 2000 ही होगी। तो ये रेसिडुअल वैल्यू तो लेनी ही लेनी थी, ये सेल प्रोसीड्स तो लेनी ही लेनी थी। अब क्वेश्चन इज क्या इसको फेयर वैल्यू के अंदर लें या ना लें, बोलो, फेयर वैल्यू के अंदर लें या ना लें, क्वेश्चन तो ये है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई वैल्यू इन यूज निकालते हुए तो हमें सिर्फ फ्यूचर के कैश फ्लोज लेने थे यार, वो वर्किंग कर ली है वैसे, लेकिन चलो जल्दी बता दो कितना है, जल्दी बताओ कितना कैश फ्लो, 9 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1 प्लस 7 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2 प्लस 5 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3 प्लस। अब रेसिडुअल वैल्यू लाइफ के एंड पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्वेश्चन ये है, रेसिडुअल वैल्यू लाइफ के एंड पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो कह रहा है भाई सारी लाइफ में यही रहना है, तो फिर वही रेसिडुअल वैल्यू है, सैलवेज वैल्यू है, हमेशा ही लेंगे हम, कितना जी, 2 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3। तो वैल्यू इन यूज तो निकालो ना, कितनी आ गई, 1922, ठीक है, मिलियंस में आंसर निकाल के 1000 कर लो ना, इंटू 1000 कर देना, ठीक है। अच्छा अब अगली बार मैं ये पूछ रहा था, क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हम ये 2000 ले सकते हैं, भाई कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू तो सारी जिंदगी यही रहनी है, जब सारी जिंदगी यही रहनी है तो हमने इसको वैल्यू इन यूज के अंदर ले लिया कि तीसरे साल के एंड पे हमें 5 मिलियन भी मिलेगा, 2 मिलियन भी मिलेगा। अब आज क्या करें, आज भी लें या ना लें, आंसर इफेक्ट करना उससे क्या कभी चेंज नहीं होगी, उसूली तौर पे तो ले लेनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन फिर क्या इफेक्ट तो फिर भी इसका नहीं आना, क्योंकि इफेक्ट फिर भी आना है, इफेक्ट फिर भी आना है, ठीक है। वैल्यू इन यूज हायर को लेते हैं, ये तो आ रहा है, कितना आ रहा है, अच्छा, हाँ मैं 20,000 ले रहा था, ठीक है। अच्छा अगर आप लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डिसाइड तो कर लेना, एक उसूल तो डिसाइड कर ले, क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ले लेनी चाहिए, क्या आज हम बेचने जाएंगे तो इसकी फेयर वैल्यू भी यही होगी, बोलो क्यों,
वो कह रहा है कि जब भी हमने इसको बेचना है इसने इतने का ही बिकना है। क्या ये बात है? ये बात ऐसी नहीं है। असल में कहानी डिफरेंट है। कहानी ये है, हमने यकम जनवरी, कब जनवरी या जुलाई कब खरीदा था? यकम जनवरी 11 पे खरीदा था ये एसेट, और इस दिन हमने सोचा था अपनी लाइफ के एंड पे इसके इतने मिलेंगे। इसका लाइफ का एंड पता नहीं वो कब जाके हो रहा है, पता नहीं कब जाके हो रहा है। ये 2000 उस दिन का एस्टीमेट है, बात समझे हो? यानी ये वही फिगर है जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में एस्टीमेटेड फिगर हमने यूज करनी है। इसके बारे में उसने कहा था कि दिन रिवैल्यूएशन हुई, ये तब भी नहीं बदला कि लाइफ के एंड पे यही मिलना है। किसी दिन डैमेज हुआ, ये तब भी नहीं बदला कि लाइफ के एंड पे इसने 2000 ही मिलना है। और किसी दिन कुछ भी मर्जी होता रहे, ये एस्टीमेट नहीं बदला है कि ये एस्टीमेट क्या है कि लाइफ के एंड पे 2000 मिलना है। ये 2000 लाइफ के एंड पे मिलना है एस्टीमेटेड। यहां पे लाइफ का एंड थोड़ा ही हो गया। वी आर कंडक्टिंग दिस टेस्ट एज ऑन, बताओ जरा, 31 दिसंबर 19, और अभी भी वो कह रहे हैं 3 साल बाकी हैं। तो ये 2000 3 साल के एंड पे आएगा, उसमें जरूर आएगा। रेजिडुअल वैल्यू है लाइफ के एंड पर, ठीक है ना? आज नहीं, ठीक है, आज हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू मींस लाइफ के एंड पे 2000 मिलेगा। आप जब मर्जी खड़े होकर एस्टीमेट लगाओगे ना, उस दिन की वैल्यू नहीं है भाई ये। क्या ये यकम जनवरी 11 की वैल्यू है? बताओ, क्या यकम जनवरी 11 की वैल्यू है? नहीं। अच्छा, रिवैल्यूएशन किस दिन हुई थी? रिवैल्यूएशन यकम जुलाई 15। क्या ये इस दिन की वैल्यू है? इस दिन ये मिलेगा? बोलो बोलो बोलो। नहीं, किधर मिलना है? लाइफ के, पता नहीं वो एंड कब है, वो दूर में डेट नहीं लिखी, ठीक है। क्या ये यकम जनवरी किस दिन डैमेज हुआ है? 20। क्या ये इस दिन की वैल्यू है? नहीं भाई नहीं, ये वैल्यू है एंड पर इतना मिलेगा। किस दिन मिलेगा? एंड पर। ये इस दिन की वैल्यू नहीं है, ये इस दिन की फेयर वैल्यू। इस दिन ऐसे फेयर वैल्यू ये है 2000, इस दिन तो फेयर वैल्यू 48,000 कुछ है। आज खरीद के लाओ, कह रहे 2000 इसकी वैल्यू है। नहीं, अब बात समझो, पॉइंट ग्रैब किया है। 2000 इस दिन की वैल्यू नहीं है। जिस दिन रेजिडुअल वैल्यू, सॉरी, जिस दिन रिवैल्यूएशन की, क्या उस दिन की मार्केट वैल्यू है? नहीं, उस दिन की मार्केट वैल्यू तो पता नहीं कितनी, 5 मिलियन कितनी थी, कितनी थी? 45,000 थी उस दिन। आप 2000 नहीं कह सकते। ऐसे ही इस दिन की भी ये फेयर वैल्यू नहीं है। वो ये कह रहा है लाइफ के एंड पर ये 2000 मिलेगा। और यहां पर जो हमने बात की है ना, ये लाइफ के एंड को ही देख रहे हैं। आज हम खड़े हैं 31 दिसंबर या 30 जून, जहां पे भी, उससे कह रहे हैं 3 साल इसने चलना है, तीसरे साल के एंड पे इसने हो जाना है खत्म, लाइफ हो जाएगी खत्म। उस दिन ये 2000 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सवाल में गिवन ही नहीं थी, ठीक है। जब गिवन ही नहीं थी तो फिर दोनों में से हायर क्या है ही एक। 2000 तो मिलना ही है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं फिर। तो की तो है बेटा, नहीं, इसमें वैल्यू यूज में की है। हाँ, फेयर ये वैल्यू कर सकते, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। और बेटा फेयर वैल्यू का मतलब होता है 31 दिसंबर 19 की वैल्यू। 31 दिसंबर पे एसेट की लाइफ का एंड नहीं है भाई। आज एसेट की लाइफ का एंड नहीं है। कैसे आप लाइफ के एंड वाली वैल्यू को आज की वैल्यू कह सकते हो? ये फेयर वैल्यू नहीं है। ले आएंगे ना, मतलब बेटा तुम प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आ रहे हो किसको? जो 3 साल बाद मिलना है उसको। ये फेयर वैल्यू आज की वैल्यू नहीं है। हम 2 साल 3 साल बाद वाली फिगर को आज ले तो आए हैं, वैल्यू इन यूज में तो उसको ले लिया है। 3 साल बाद तो ये मिलने हैं, तुम कह रहे हो आज भी यही मिलने, कर लो कमाई यार। तुम्हें आज भी यही मिलने एसेट के, मुझे 3 साल बाद ही मिलने, तो फिर तुमने क्या कमाल किया? लगा के इसको ले आते हैं, जिस तरह 2 × 1.1 किया ना भाई, आ गया ना। सिर्फ एक स्टेप में कह रहा फेयर वैल्यू लेस। ओ भाई फेयर वैल्यू है ही नहीं ये, समझो मेरी बात। ये 31 दिसंबर 19 की फेयर वैल्यू है। अच्छा, ये जो 2 मिलना है 3 साल बाद, इसको आज लेकर आए हो तो क्या ये आज की फेयर वैल्यू है इसकी? नहीं भाई, ये बात समझो ना। ये 3 साल बाद क्या 2 मिलियन है, जिसकी आज 3 साल बाद वाले 2 मिलियन की आज की वैल्यू ये है। ये आज फेयर वैल्यू नहीं है। इस्तेमाल कर करके तीसरे साल के एंड पे जो मिलना था उसको आज की वैल्यू यूज में लेकर आए हैं। फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। गिवन ना हो अगर कभी तो फिर, वैसे स्टैंडर्ड ने ये बात लिखी भी हुई है, ऐसे कभी कभी ऐसे भी होता है, बातें करते करते वो कह देता है जी कि अगर वैल्यू इन यूज गिवन ना हो या फेयर वैल्यू, दोनों में से कोई ये गिवन ना हो तो रिकवरेबल अमाउंट दूसरा ही बन जाता है। कितनी बड़ी बात नहीं, वाकई दूसरा ही बन जाता है, ठीक है। तो हायर क्या है? 19,226। नाउ दिस इज आर रिकवरेबल अमाउंट, दिस इज आर रिकवरेबल विच इज हायर ऑफ, ठहर जा, मैंने लिखा नहीं जरा, 19,226। जरा ऐसे हो जाए ना, हम कहते थे जी इन दोनों में से हायर रिकवरेबल अमाउंट होती है, ऐसे ही है, ये आंसर आ गया। ऐसे बनाया था ना? हाँ भाई बोलो, कैश फ्लो वाले। यार देखो, इसको 6 माह पीछे हम नहीं लेकर जा रहे। मसला ये है कि 6 महीने एसेट में इस्तेमाल नहीं होना, ठीक है ना। तो कैश फ्लो आने किस दिन से शुरू होने हैं? 30 जून 20 के बाद से। तो यूज होना ही उस दिन से शुरू होगा, तो उस दिन पे वैल्यू ले आए, ठीक है। अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम यहां पर
30 जून पर सबको ले आए, क्या एक स्टेप पीछे ले जाएं? अब भाई बहस तो हो सकती है इसके ऊपर भी, लेकिन अब इतना टाइम नहीं कि इस पर बहस शुरू कर दें। तो भाई फिलहाल 30 जून के ऊपर ही आप एसेट ने जब यूज होना शुरू होना है ना, उस दिन वैल्यू यूज उस दिन निकलेगी ना, वही रिकवरेबल अमाउंट उस दिन निकालो। बीच में जो जितना अरसा बंद रहा उतने अरसे जो है वो हम उसको पुराने को ही डेप्रिशिएट करके ले आएंगे। देखते हैं भारत जी, बोलो बुक वैल्यू कितनी है? 1922 यकम जनवरी 2020 बुक वैल्यू कम हो गई ना रिकवरेबल अमाउंट 19,226। अब ये रिकवरेबल अमाउंट इधर आ गई है, तो इसको हम कहा करते हैं रिवाइज्ड बुक वैल्यू। ठीक है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू। इंपेयरमेंट पे लॉस आ गए, इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 7344। क्या कर लेते हैं क्या गलत है ये? 26 में से 19 फर्क क्या है? 7345 सही तो लिखा था फिर जी। नहीं राउंड जो लिखा हुआ है आपने क्या? अब चलो 1413 लिखा हुआ है, नीचे लिख लेता हूं। अच्छा आप ये देखो, हम इधर मौजूद है, ठीक है, और ये अगले 3 साल 21, 22, 23 ये इसके कैश फ्लो उसने दे दिए थे। ये सारी चीज़ें 21 वाले भी इधर पहुंच चुके हैं, 20 वाले 22 वाले भी पहुंच चुके हैं और 23 वाले भी पहुंच चुके हैं। टाइम अब चूंकि ख़त्म हो गया, एक नज़र देख लो इसको, बाकी कंक्लूड कर लेंगे। 19,226 रिकवरेबल अमाउंट आ गई, ठीक है जी। अब नेट बुक वैल्यू बिफोर इम्पेयरमेंट 23, हमारे पास कितना लॉस आ रहा है? हमारे पास कितना लॉस आ रहा है? क्यों? अच्छा अब अगली बात सुनो, अगर ये एसेट यूज होता चला जाता सिचुएशन, तो फिर हम इन सारे कैश फ्लोज को जो इस दिन आए 19,000, जल्दी जल्दी देख लो, 226 को हम 6 महीने और पीछे लाते, ठीक है, 6 महीने और पीछे लाते तो इस दिन आ जाते और हम 19,226 को इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -0.5 करते, ठीक है। अब ये यकम जनवरी 2020 की हमारे पास वैल्यू इन यूज या रिकवरेबल अमाउंट आ जाती, ठीक है। और इस दिन की हमारे पास बुक वैल्यू मौजूद है, वो कितनी है? 26,571। अब ये बुक वैल्यू है और ये रिकवरेबल अमाउंट है, सेम डेट के ऊपर है, यकम जनवरी 20 पर। इन दोनों को कंपेयर किया, इस दिन का हमारे पास इंपेयरमेंट लॉस आ जाता। लेकिन अब मसला ये हुआ कि यकम जनवरी 20 से ये एसेट यूज होता रहा। मसला ये कि यूज भी नहीं हुआ और यूज भी होता रहा। मेरी बात समझें, यूज भी नहीं हुआ और यूज भी होता रहा। क्या मतलब? डेप्रिशिएट करना था, यूज नहीं हुआ था। अब वैल्यू इन यूज 19,226 को 6 महीने पीछे लाना, ये तो सही है ही नहीं, क्योंकि इस दिन से आकर आगे 6 महीने तो ये यूज ही नहीं हुआ। बात समझ गए? कैश इनफ्लो तो हुआ ही नहीं, बीच में नहीं, ठीक है। 19,226 30 जून 20 पर आए पड़े हैं कैश फ्लोज। बोलो, हम इसको 6 महीने पीछे ले आए, ले आओ जरा, ले ही आओ। आंसर बताओ मुझे जी, आंसर बताओ। 19,226 को 1.1 रेज़ पावर -0.5 करो जी, 4,8, ये जी इस दिन पहुंच गया, ठीक है। अब जब ये इस दिन पहुंचा 17478, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? फ्यूचर में होकर ये एसेट इतना लाएगा, लेकिन ये अगले 6 महीने में यूज तो हो ही नहीं रहा यार। कुछ नहीं, जो भी आता है, जो भी इसका आंसर आता है, ठीक है ना, वो आना ही नहीं है। मसला तो समझो ना, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, बात ध्यान से सुनो। 19,226 30 जून पर वैल्यू इन यूज है, बिल्कुल सही है, सही बात है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये 6 महीने बाद है और एसेट 6 महीने पहले पे रुका हुआ है। बात समझ रहे हो? 19,000 कितना आया? सही वाला बता दो, चलो फिगर्स आ जाए। 18,331। ये अब कैश फ्लोज आ गए यकम जनवरी 20 पर, और एसेट हमारा इस दिन मौजूद है, जल्दी बताना कितने पे? 26,571 पे, ठीक है। अब दो ऑप्शंस थे, ठीक है, या तो हम वैल्यू इन यूज को ले आए यकम जनवरी 20 पे, क्यों? क्योंकि ये 19,226 30 जून 20 की वैल्यू इन यूज है जो आप खप रहे थे, ठीक है, और ये बुक वैल्यू 26,571 की, ये यकम जनवरी 20 की है। अब ये दोनों के दरमियान 6 महीने का फासला है। दो काम हो सकते हैं, या तो इस एसेट को यूज तो नहीं हुआ, डेप्रिशिएट तो हुआ है, ले जाओ आगे, या इस वैल्यू इन यूज को वापस ले आओ। लॉजिकल क्या है? वैल्यू इन यूज को वापस लाना लॉजिकल नहीं है,
ठीक है ना। हमने उस वक्त देखो किया क्या है, 26 और 19 को कंपेयर किया है। अब इधर देखो 26 किस दिन पड़ा है, यकम जनवरी 20 पे, और 19 किस दिन पड़ा है, 30 जून 20 पे। बात समझ गए। अब दोनों में से किसी एक ने अपनी जगह बदलनी है। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली क्या ये वैल्यू इन यूज से आने वाले कैश फ्लोज नहीं है? तो इन 6 महीनों में तो एसेट यूज किया ही नहीं गया, ठीक है। इसका मतलब इधर तो कोई कैश फ्लोज बनते ही नहीं थे इसके, ये इससे पीछे आ ही नहीं सकते, ये इससे ऑनवर्ड आने शुरू हुए। हाँ मच्छर मुंह में चला गया था, सॉरी, आपको पता नहीं लगा लेकिन लगे निकल गया भाई टाइम है, सुन लो, पानी में पी लेता हूं। सुनो सुनो भाई, देखो बात समझ आ गई। ये 6 महीने बाद पे है और ये 6 महीने पहले है, दोनों में से किसी एक को जगह बदलनी पड़ेगी। लॉजिकली सोचो तो इसका इधर आना सही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू इन यूज है और यूज इस दिन से शुरू हो रहा है, तो ये कैश फ्लोज तो है ही इसके बाद के, इस दिन पर तो आ सकते हैं, वापस कैसे लाएं? इधर तो ये आए ही नहीं। लेकिन ये एसेट तो चाहे पड़ा रहा डेप्रीशिएट हुआ, पड़ा रहा डेप्रीशिएट हुआ। भाई प्रॉब्लम समझ आ गई है। इसका मतलब हमें इसको मजीद डेप्रीशिएट करना पड़ेगा 6 मंथ्स। इसको डेप्रीशिएट करेंगे, इसको वापस नहीं लाएंगे, इसको डेप्रीशिएट करेंगे और डेप्रीशिएट करके इधर ले आएंगे। अब ये लाइक विद लाइक का कंपैरिजन होगा और आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओ नहीं हो नहीं हो नहीं, खुदा के बंदे, ये आइडल पड़ा हुआ था, यूज रेडी टू यूज तो वो कहीं पता नहीं यकम जनवरी का हुआ पड़ा है। एसेट हमारे पास था ना, एसेट आइडल हो जाए किसी वजह से, यार यहां पे इसको भी छोड़ा था। एक मिनट, यहां पर आपने 2 महीने वैसे बंद रहा तो डेप्रिसिएशन छोड़ी थी, क्यों नहीं छोड़ी थी? आइडल हो जाए किसी भी वजह से हम डेप्रिसिएशन नहीं रोकते भाई, डेप्रिसिएशन चलती रहती है, सिवाय इसके कि एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दें। वो आप ठीक है, लेकिन मेजर ब्रेकडाउन हुआ ना, वो प्रोडक्शन ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो 2 महीने में जब स्ट्राइक की लेबर ने तब भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसने हमने करवाई नहीं, वो तो जो बाकी का प्लांट है वो तो वैल्यू लूज कर रहे हैं, पड़ा है ना, जितना बाकी पड़ा है वो तो वैल्यू लूज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन नहीं रुकेगी भाई, नहीं रुकेगी, आपको समझाया हुआ है। डेप्रिसिएशन विल नेवर स्टॉप अनलेस कि हम एक्टिव यूज से निकाल दें उसको। हमने उसको एक्टिव यूज से नहीं निकाला। क्लास का टाइम खत्म हो गया, मैं 2 लाइनें बता रहा हूं आपको, दोनों देखो आखिर में। फैक्ट्री रिमेन्ड क्लोज, फैक्ट्री इधर देखो, फैक्ट्री रिमेन्ड क्लोज, यहां पे भी तो यार बिल्कुल बंद रहा, वो ठीक है, तो फिर ये क्यों नहीं ठीक? यहां पे भी बिल्कुल बंद रहा, अब यहां टूटने की वजह से बंद रहा, यहां लेबर की वजह से बंद रहा, डेप्रिसिएशन विल नॉट स्टॉप, ठीक है। वैल्यू इन यूज को किसी सूरत आप यहां ला ही नहीं सकते, इससे पीछे ये आ ही नहीं सकती थी, ठीक है ना। तो अब ये क्या करोगे, देख लो बस, अब क्लास खत्म हो गया, देख लो, बड़े भागे आए थे, यही सवाल हमने किया है, मुझे पता था इसमें ऐसे होना है। इधर देखो, अब इधर देखो, सब देखो, सब भाई देखो, यकम जनवरी 20 पे ब्रेक डाउन हो गया। अब ये चेंज इन एस्टीमेट की तरह से वर्क करेगा पहले, ठीक है। तो 30 जून 2020 पर लाइफ 3 साल बाकी है, ठीक है ना। लेकिन ये तो 3 साल 30 जून 20 पे बाकी है ना। अब यकम जनवरी 20 पे तो ये 3.5 साल बाकी थी, तो वो पुराने वाले एसेट को लेकर आओ 3.5 साल, ये पुराना एसेट आ गया और इसको डिवाइड किया 3.5 से। क्यों 3.5 से किया? क्योंकि भाई इस दिन ब्रेकडाउन हो गया था और 6 महीने की डेप्रिसिएशन ली। अब ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जिस जगह पे आया पड़ा है, ये अब लाइक विद लाइक का कंपैरिजन है। तो 2 ऑप्शन थे आपके पास, दोनों में से किसी एक को आपने छेड़ना था अपनी जगह से। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। इसकी लॉजिक यही समझ आती है हमें आगे जाने की, कि जैसे हम कभी भी डेप्रिसिएशन को रोकते नहीं अनलेस कि उसको बेच दें, ठीक है, तो फिर डेप्रिशिएट करते रहना होता है। तो हम इस 26/571 को लेकर आएंगे। इस दिन रिमेनिंग लाइफ 3.5 साल थी इसकी। क्यों इस दिन रिमेनिंग 3.5 साल क्यों थी? क्योंकि वो कह रहे हैं इंजीनियर्स के इस दिन से आगे 3 साल इस्तेमाल करो, मतलब जिस दिन ब्रेकडाउन हो उससे पे तो 3.5 साल ही रहेगा ना, ठीक है। इसको कंप्लीट करना, 2 एंट्रीज कर लेना। ये सवाल दोबारा करोगे इंशाल्लाह तो कल फिर से 12 कर लेंगे, नो इशू, ठीक है जी। बहस करेंगे इसके ऊपर। अल्लाह हाफिज।